गुड इवनिंग, वेरी वेलकम टू गाइस। आज अपन बात करेंगे आधुनिक भारत में अंग्रेजों व बंगाल के बीच की हुई घटनाओं की। तो इसकी पृष्ठभूमि में क्या चीजें देखो। 1717 के फरमान का 1717 के फरमान का अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे। 1717 के फरमान, कौन सा फरमान? जहां उनको फर्रुख शेर के द्वारा यह पत्र दे दिया गया था कि आप भारत में व्यापार कर सकते हो पूरी तरह से, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको कर भी देना नहीं पड़ेगा। तो उसका ये दुरुपयोग कर रहे थे। 1740 में बंगाल का शासक अलीवर्दी खां बना। उसने इस दुरुपयोग को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु सफल नहीं हो पाया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई तथा उसका दोहिता सिराजुद्दौला शासक बना। सिराज जब शासक बना तो उसके तीन प्रमुख विरोधी थे। एक तो पूर्णिया का गवर्नर शौकत बेग, दूसरा उसकी मौसी घसीटी बेगम, तीसरा उसका दामाद मीर जाफर। सिराज ने अक्टूबर 1756 में मणिहारी के युद्ध में शौकत अली बेग को पराजित कर दिया। घसीटी बेगम पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया तथा मीर जाफर को सेनापति के पद से हटाकर मीर मदान को सेनापति बनाया। इस तरह से उसने अपने तीनों दुश्मनों से बदला लिया। अब दुश्मनों से बदला तो लिया, लेकिन दुश्मन हारे नहीं है, मरे नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो यहाँ पर एक युद्ध की बात आती है, वो है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के पीछे कारण क्या थे? एक तो दस्तक का दुरुपयोग, दूसरा अंग्रेजों को दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग, तीसरा कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार। सिराज ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया था। चौथा, कलकत्ता पर अधिकार। 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया तथा अंग्रेज यहां से भाग छूटे। कलकत्ता जॉब चॉर्नोफ की ने उसकी नींव डाली थी। इसका नाम विलियम फोर्ट था और 3 गांव लेकर उन्होंने बसाया था, जो 1200 रुपए सालाना जागीरदार पे इनको लिया था। तो ये कलकत्ता नगर अंग्रेजों का था, जबकि अधिकार किसने कर लिया? बंगाल के नवाब ने। तो नो डाउट ये कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद सिराज ने इसका नाम बदलकर अलीनगर भी रख दिया था भाई। तो इसलिए युद्ध तो होना ही था। तो 20 जून 1756 को हॉलवेल ने अपने 145 साथियों के साथ सिराज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो अब आत्मसमर्पण जब हुआ है तो नो डाउट इसके लिए कुछ ना कुछ बदला लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है बंगाल के इतिहास की, वो है ब्लैक होल की घटना। हॉलवेल के अनुसार कलकत्ता पर अधिकार के समय सिराज ने 20 जून 1756 को 18 बाई 14 बाई 10 वर्ग फुट आकार के एक कमरे में 146 अंग्रेजों को ठूस ठूस कर भर दिया। जून की इस भीषण गर्मी में 123 लोग मारे गए। कलकत्ता में इस घटना को काल कोठरी की घटना कहा गया। ये आप जरा सोचो, 18 बाई 10 का जो अगर मान लीजिए जिसकी हाइट 14 हो, 18 बाई 14 इंटू 10 सॉरी, तो 18 लंबा, 14 फुट चौड़ा और 10 फुट ऊंचा, इसमें 146 लोग भरे गए हैं भाई, वो भी अंग्रेज जिनको गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। तो सोचो उनकी क्या हालत हुई होगी। सबके सब बहुत ही ठूस के भरे गए थे, जिसमें से 123 लोग तो मारे गए, यानी बचे कितने? 21 लोग मात्र। रॉबर्ट क्लाइव को इस घटना की सूचना मिली तो उसने अलीनगर यानी कलकत्ता पर पुनः आक्रमण किया। अंततः सिराज व क्लाइव के बीच 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई, जिसके अनुसार अंग्रेजों को सभी अधिकार पुनः लौटा दिए गए। क्लाइव ने सिराज के खिलाफ षड्यंत्र रचा, यानी उसके बाद, यानी संधि हो गई लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव माना नहीं। उसने क्या करा? उसके पीछे षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिया और सिराज के दरबार में प्रमुख व्यक्तियों अमीचंद को, यानी एक व्यक्ति थे अमीचंद, उसको धन का लालच देकर तथा मीर जाफर पहले से नाराज था क्योंकि उसने उसको सेनापति से हटाकर मीर मदान को बनाया था, तो उसे बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। क्लाइव ने एक नकली दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें जाफर व अमीचंद की शर्तें लिखी गई, जिसके अनुसार अमीचंद को कुल राजस्व का 50% धन देना व जाफर को बंगाल का नवाब बनाना इत्यादि शर्तें शामिल थी। यानी वो क्लाइव एक ऐसा बंदा था कि उन्होंने झूठ बोलकर उनको फंसाए तो सही, और लेकिन जो दस्तावेज तैयार करवाया वो नकली था। मतलब उसने दिखाया होगा कि सम्राट का आदेश है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। कंपनी का, सम्राट का, किसी का कोई आदेश नहीं था। बस उनको बेवकूफ बनाने के लिए अधिकार पत्र तैयार करवा दिया कि ये हम आपको देंगे, जबकि उसका इरादा उनको भी देने का नहीं था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने इसके ऊपर हस्ताक्षर भी किए। अब आती है अपने प्लासी के युद्ध की बात। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। बंगाल के पास नदिया नामक गांव के पास यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज को पराजित किया। सिराज का सेनापति मीर मदान युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। दूसरे प्रमुख सेनापति मीर जाफर, यानी मीर जाफर जिसने विश्वासघात किया, इसको सिराज को महल जाने के लिए कहा, जहां उसके पुत्र जाफर के पुत्र मीरन ने सिराज को मार डाला। इतिहासकार पन्नीकर ने प्लासी के युद्ध को एक सौदा बताया और कहा कि बंगाल के धनी लोगों ने व जाफर ने मिलकर नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया, और ये सत्य बात भी है, उन्होंने बेचा ही है उसको। मीर जाफर को आधुनिक भारत का प्रथम देशद्रोही माना जाता है। याद रखिएगा भाई, आधुनिक भारत का प्रथम देशद्रोही कौन है? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का शासक अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र बन गया, और बनना ही है भाई, जिताया उन्होंने ही है। उन्होंने सिर्फ नकली दस्तावेज तैयार करके उनको मिलाया था। मीर जाफर के पास खुद की तो कोई पावर थी नहीं, क्योंकि वो तो खुद एक सेनापति था। इसलिए
ये सिर्फ एक कठपुतली मात्र बन गया। मीर जाफर, इसका शासनकाल स्टार्ट हुआ 1757 ईस्वी से 1760, यानी 3 साल का इसका कार्यकाल था। मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब बनाया। जाफर ने क्लाइव को 24 परगनों की जमींदारी दी तथा मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से क्लाइव को उमरा की उपाधि भी दिलाई। जाफर ने 1757 से 1760 के दौरान 3 करोड़ रुपए व अनेक उपहार क्लाइव को दिए। अतः जाफर को क्लाइव का गीदड़, जैकल ऑफ क्लाइव, ये कहा जाता है। जैकाल का मतलब गीदड़ होता है, किसका? क्लाइव का। जैकाल ऑफ क्लाइव कहा जाता है। जाफर अंग्रेजों से दुखी हो गया था और उसने उनके चुंगल से बचने की कोशिश हमेशा करता रहा। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। क्लाइव को भी पता चला कि इस बंदे की नीयत में खोट आ रहा है धीरे धीरे, तो उन्होंने क्या करा, उसको हटाकर उसके दामाद को भी बना दिया। लेकिन दामाद ने भी बहुत तगड़े कांड किए। देखिए आगे क्या चलता है इसमें, कि बडेरा का एक युद्ध हुआ 1759 ईस्वी में। जाफर के शासनकाल में ही ये लड़ा गया। अब इसके बाद जो आती है बातें, वो आती है मीर कासिम की। 1760 में जाफर को हटा दिया गया, उसका दामाद जो था मीर कासिम, उसे बंगाल का नवाब बनाया गया। तो इसका शासनकाल भी 3 साल का था, 1760 से 1763। इसने क्या क्या किए? अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य शासक मीर कासिम ही था भाई। इसने नवाब बनते से ही होलवेल को 2.70 लाख रुपए व वेंसीटार्ट को 5 लाख रुपए उपहार में दिए। कंपनी के हस्तक्षेप से बचने के लिए उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। यानी ये बंदा उससे अच्छा था, मतलब जो मीर जाफर था उससे ठीक था। मीर कासिम, उसको पता था कि अंग्रेज कुछ बना रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कीड़े वो करेंगे, इसलिए उसने पहले ही अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली। याद रखिएगा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। इसने भारतीय व्यापारियों को सभी करों से मुक्त कर दिया। कंपनी ने 1763 ईस्वी में कासिम को हटाकर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। अब यहाँ पर इसके पीछे एक मुख्य कारण भी और था कि भाई भारतीयों को सभी करों से मुक्त करा, ये नहीं है। इसके अलावा ये भी था कि 1763 ईस्वी में पटना हत्याकांड में मीर कासिम ने हजारों अंग्रेजों को जिंदा जलाकर मार भी डाला था भाई। दिसंबर 1763 ईस्वी में कासिम अवध चला गया तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना का गठन किया तथा तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी अपनी तरफ सम्मिलित कर लिया भाई। ये भी उसके एक पीछे घटना थी। तो उसने 3 लोगों को मिलाया, जैसे वहां से उसको शिफ्ट किया गया, अंग्रेजों को उसने जलाया भी, और बाद में 3 लोगों को साथ शाह आलम द्वितीय जो अपने पास मुगल बादशाह था उस वक्त का, उसको मिलाया तथा नवाब सुजाउद्दौला को भी मिलाया जो अवध के नवाब थे। यानी अवध, मुगल सेना और बंगाल की सेना, तीनों मिलकर लड़ाई करेंगे किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और यह दूसरा युद्ध होगा जिसे बक्सर का युद्ध भी कहा जाता है। अब बक्सर के युद्ध में क्या क्या हुआ, आइए बात करते हैं। यह युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। बिहार के आगरा जिले में स्थित बक्सर नामक स्थल पर यह युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, जबकि इस समय गवर्नर वेंसीटार्ड था। हेक्टर मुनरो की सेना ने मीर कासिम, सुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया। भारतीय इतिहास में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हेतु यह निर्णायक युद्ध माना गया। यानी कोशिश तो की थी उन लोगों ने, पर वो हार गए। इस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 1765 में उसकी मृत्यु हुई व उसके बाद उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1765 ईस्वी में क्लाइव एक बार पुनः गवर्नर बनकर आया। क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की, जिसमें 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति हेतु सुजाउद्दौला द्वारा क्लाइव को दिए गए। क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की जमींदारी भी ले ली। इसके बदले 26 लाख रुपए सालाना मुगल बादशाह को दिए गए। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। इसी द्वैत शासन के दौरान उसने 1766 से लेकर 1770 तक लगभग 7 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में लिए। इसी दौरान बंगाल में अकाल भी पड़ा भाई, और उस अकाल में कहा जाता है कि लगभग 1.5 करोड़ बंगाली भूखमरी के कारण मारे गए थे। यानी बहुत खतरनाक अकाल था ये, जिसमें उस समय 1.5 करोड़ लोग, बहुत मायने रखते हैं भाई, वो मारे गए थे। कहते हैं कि ये 56 अकाल, और इन अकालों में ऐसा था कि कोस कोस पे, यानी किलोमीटर किलोमीटर पे जाके लोग बाग ढूंढने को मिलते थे। तो यहाँ अभी जो अपनी महामारी चल रही है वो तो इतनी भयंकर है भी नहीं, अभी तक तो भगवान के जैसे सब जिंदा ही चल रहे हैं। तो इसलिए इन महामारियों से बचकर रहना ही आपका सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए भाई। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं 1857 की महान क्रांति की। इस क्रांति की घटना बहुत दूर तक गई थी, इसमें बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। तो देखिए, ब्रिटेन की महारानी इस वक्त थी विक्टोरिया, तथा ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था पॉम स्टेन। ठीक है। भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। प्रमुख पुस्तकें जो इस पे लिखी गई हैं वो है अशोक मेहता द्वारा लिखी गई द ग्रेट रिबेलियन, वी.डी. सावरकर द्वारा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से लिखी गई है, डी.एन. सेन जो है उन्होंने लिखी 1857 की क्रांति, आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखी गई है सिपाही विद्रोह। अब 1857 की क्रांति के 3 प्रमुख चरण माने जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? 1740 से 1765 के समय इस चरण में अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के समकक्ष आने की नीति अपनाई। द्वितीय चरण में आता है
1765 से 1813 के दौरान अपना गई नीति को रिंग फेज या अधीनस्थ घेरे की नीति कहा जाता है, जिसके तहत भारतीय राज्यों को दूसरे राज्यों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु अंग्रेजों ने उनके साथ वायदा किया तथा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राज्यों अपना शासन स्थापित कर लिया। यह नीति मुख्यतः वेलेस्ली के द्वारा अपनाई गई थी और उसने सहायक संधि नाम दिया। क्वेश्चन बहुत बार किया गया है कि सहायक संधि किसके शासनकाल में थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखिएगा भाई ये चीज, ठीक है। गोद निषेध नीति या राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी था, और सहायक संधि वाला जो सीन था वो वेलेस्ली के काल में था। कंफ्यूजिंग है लेकिन याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो दो चरण तो हो गए, एक तो 1740 से 1765, वहां तक तो उन्होंने अंग्रेजों ने सोचा कि हम भारतीय रियासतों के समकक्ष आ जाए, यानी जितनी उनकी पावर है उतनी हमारी भी बढ़ाई जाए। अब वो बढ़ाएं कैसे, इसलिए 1765 से 1813 के बीच के दौरान उन्होंने चालें चली कि भाई उनको दे कि आपको आपके आपसी राजाओं से बचाने के लिए, पड़ोसी राजाओं से बचाने के लिए हम आपको सहायता करेंगे, आपके साथ रहेंगे। ऐसे मिलकर अपना शासन वहां पे स्थापित कर लिया। अब जो कंपनी का तीसरा चरण आता है वो आता है 1813 से 1857, अधीनस्थ पार्थक्य नीति। इस दौरान अंग्रेजों ने अधीनस्थ पार्थक्य की नीति अपनाई, जिसके द्वारा वह भारतीय शासकों को अपनी शक्ति का एहसास दिलाना चाहते थे, और दिलाया भी भाई उन्होंने। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहा कि आप लाल किला खाली कर दे। ध्यान रखना, किसने कहा, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को पत्र लिखकर कहा कि वह भारत में अंतिम मुगल बादशाह होगा। यानी पहले बोल दिया कि साहब आप लास्ट हो, आपके बाद में आपके वंश का कोई भी राजा नहीं बनेगा, अब राजा होल सोल भारत के हम ही हैं भाई, पहले ही बता दिया उन्होंने। अब इसके अलावा ये तो थी उनकी नीतियां, इसके अलावा आर्थिक कारण भी रहे हैं भाई, और आर्थिक कारणों में सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है स्थायी बंदोबस्त। अब ये स्थायी बंदोबस्त क्या है, इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया तथा उसने राजस्व वसूलने की एक नई व्यवस्था को लागू किया। इस व्यवस्था के तहत संपूर्ण भूमि का स्वामी जमींदार को बना दिया गया। यह अधिकार उसे 20 वर्ष हेतु दिया गया। इस व्यवस्था के तहत एक निश्चित राजस्व लागू किया गया, जो जमींदार को किसी भी एक निश्चित दिन सूर्यास्त से पूर्व जमा करवाना होता था, और अगर ऐसा ना करवा पाए तो इस सूर्यास्त कानून की सहायता से जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार व उड़ीसा में लागू की गई। कितनी खतरनाक व्यवस्था भाई, एक पर्टिकुलर डे डिसाइड कर लो जो आपकी दिल करे, और उस दौरान अगर नहीं करवाते हो तो आपकी जिम्मेदारी गई। भाई इंसान से भूल हो जाती है कई बार, अकाल पड़ने से या किसी भी वजह से अगर आप नहीं करवा पाए उस डेट को, तो आपका राजपाट गया। ये उनकी व्यवस्था थी, इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। फिर दूसरी जो व्यवस्था आती है वो आती है रैयतवाड़ी। यह व्यवस्था कैप्टन रीड व टॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई। इस व्यवस्था को बंबई व मद्रास में लागू किया गया। इस व्यवस्था में संपूर्ण भूमि का स्वामी किसान ही होता था, और किसान ही सीधे राजस्व अंग्रेजों को जमा करवाता था। इस व्यवस्था में राजस्व निर्धारित नहीं था, यानी ये ठीक है कि भाई जो किसान है वो डायरेक्टली कर देते, जैसा आज भी होता है कि हम अपना इनकम टैक्स जो खुद ही जमा कराते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ डिसाइड तो होता है, स्लैब तो है भाई 5%, 10%, यहाँ कोई स्लैब ही नहीं थी। यानी जितना उनकी मर्जी थी कि यार फसल अच्छी हुई है इस किसान के खेत में, आधी ले लो, 60% ले लो, ऐसा था वहां पे। तो ये चीज सबसे बुरी थी इसमें। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में सर्वाधिक 51% भूभाग पर लागू थी भाई, यानी भारत का आधे से ज्यादा परसेंट, 51% मतलब होलसेल ही हो गया एक तरह से। भाई किसी भी कंपनी में आपके पास मैक्सिमम रेशियो 49-50 का होता है, राइट, कि यदि आप 50 पे चले गए तो आपके आधे आधे का पार्टनरशिप हो, लेकिन 50 से 1% ज्यादा होते ही आप उसके होलसेल बन जाते हो, आप उसके मैन सीएमडी बन जाते हो भाई। तो यह व्यवस्था पूरे भारत में लागू थी एक तरह से देखा जाए तो। अब जो तीसरी व्यवस्था आती है वो आती है महलवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था कैप्टन बर्ड व मैकेंजी द्वारा लागू की गई थी। यह व्यवस्था अवध, आगरा, पंजाब व मध्य भारत में लगाई गई। इस व्यवस्था के तहत महल यानी गांव, ये गांवों को बोलते हैं भाई, महलवाड़ी व्यवस्था यानी गांवों की व्यवस्था, अर्थात गांव का राजस्व किसी एक व्यक्ति के द्वारा अंग्रेजों को जमा करवाया जाता था। अब आती है अपनी तीसरी व्यवस्था, तालुकेदारी। यह महलवाड़ी व्यवस्था से अमीर वर्ग ज्यादा अमीर होकर शहर की तरफ चला गया, अर्थात शहर में निवास करने लगे। इस स्थिति में किसानों व जमींदारों के बीच में राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक नवीन वर्ग का विकास हुआ, जिसे तालुकेदार कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तालुकेदार किसे कहा जाता है, तो जो किसानों से राजस्व लेकर जमींदारों को देता था उसे तालुकेदार कहा गया भाई। इसके अलावा धार्मिक कारण भी 1857 की क्रांति के पीछे रहे। धार्मिक कारण क्या थे, 1806 में वेल्लोर विद्रोह हुआ। वेल्लोर एक जगह है अपने साउथ में, 1806 में उसमें विद्रोह हुआ क्योंकि वेल्लोर के सैनिकों ने उनके धार्मिक चिन्ह माथे पर लगाने से मना कर दिया गया था। यानी वेल्लोर के सैनिक जो थे उनको उनके धार्मिक चिन्ह माथे पर लगाने से मना कर दिया, जिस वजह से उनको गुस्सा आया।
1813 में ईसाई मिशनरी भारत आए थे तथा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे थे और उन्होंने धर्म परिवर्तन पर जोर भी दिया, क्योंकि 1830 में उनको धर्म परिवर्तन की छूट भी दे दी कि आप प्रचार प्रसार करो, ईसाइयों की संख्या भारत में बढ़ाओ। इसलिए वो भारतीयों का धर्म परिवर्तन करने लग गए। तो धार्मिक कारणों से भी लोगों में असंतोष फैला कि जो बनना ही नहीं चाहते वो क्यों बने। तो ये भी उन पर ये कारण बना, इन चीजों का अत्याचार का कारण बना। 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसके कुछ तात्कालीन कारण भी हुए। उसमें था लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प व गोद निषेध नीति। दूसरा था 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि भारतीय सैनिकों व अधिकारियों को समुद्र पार विदेशों में कहीं भी भेजा जा सकता था। और उस वक्त के जो लोग बाग थे वो बाहर जाना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि एक तो घर से दूर नहीं जा सकते थे, दूसरा कारण यह भी था कि अंग्रेज ऐसी जगहों पर भेज दिया करते थे जहां अंग्रेज खुद ही नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वहां भी भारतीयों को डर था कि हम लोग ना जाएं तो ज्यादा बेटर है। तो ये भी कुछ कारण थे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कारण जो सब लोग जानते हैं, सुना होगा, वो है चर्बी वाले कारतूस। कलकत्ता के दमदम शस्त्रागार में नए कारतूस लाए गए तथा पहले से प्रचलित ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एक नई एनफील्ड नामक राइफल लाई गई, जिसमें इन नए कारतूसों का यूज होना था। और सैनिकों में यह अफवाह फैला दी गई कि ये जो नए कारतूस हैं उनमें गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई है, इसलिए वहां भी यह विद्रोह का कारण बना। तो इस तरह से 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण रहे। 4-5 तो आपकी व्यवस्थाएं आ गई, तात्कालीन कारण भी है, धार्मिक कारण भी हैं। तो इन सब को लेकर मिलीजुली सरकार से 1857 की क्रांति का सूत्रपात हो गया। अब हुआ कैसे, इसकी रूपरेखा क्या थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार दो भारतीय, एक अजीमुल्ला जो नाना साहब के सलाहकार थे, व दूसरा सतारा के अपदस्थ राजा रानोजी, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई नीति, व्यपगत नीति अर्थात जिसको राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, उसका विरोध करने व उसकी शिकायत करने के लिए लंदन चले गए। और वहीं पर उन्होंने 1857 की क्रांति की योजना की। तो दो नाम याद रखिएगा, अजीमुल्ला और एक राजा रानोजी। भारत वापस लौटते समय दोनों क्रीमिया के शासक उमर पाशा से मिले तथा 31 मई 1857 का दिन विद्रोह के लिए चुना गया। क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल का फूल व रोटी को चुना गया। कमल का फूल विद्रोह में शामिल होने वाली सभी सैनिक टुकड़ियों को तथा रोटी का चिन्ह गांव के मुखिया व गरीब किसानों तक पहुंचाया गया। विद्रोह का आरंभ चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ पहला विद्रोह कलकत्ता की बैरकपुर छावनी के एक सैनिक मंगल पांडे, जो कि तत्कालीन गाजीपुर, जो आज के डेट में बलिया यूपी में आता है, उसका रहने वाला था। उसने कारतूसों का प्रयोग करने से मना करते हुए कैप्टन बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मारी और मार डाला। मंगल पांडे 34वीं एनआई रेजिमेंट का, एनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री, उसका सैनिक था, जिसे इस हत्याकांड के बाद 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। याद रखना, मंगल पांडे को फांसी की सजा बहुत बार पूछा भाई, 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। इस प्रकार क्रांति के दौरान शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति मंगल पांडे था। ध्यान रखना, 31 मई स्टार्टिंग है, लेकिन 8 मई को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो फांसी से पहले ये मंगल पांडे ने विरोध किया था, तो क्रांति की सूत्रपात हुआ। क्रांति की स्टार्टिंग की जो प्रॉपर डेट है वो 31 मई डिसाइड थी, लेकिन उससे पहले ही मंगल पांडे मारे गए थे। तो यह पहले क्रांतिकारी थे भाई, ये ध्यान रखना। विद्रोह का आरंभ हो चुका है एक तरह से देखा जाए तो। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तथा अपने अन्य साथी सैनिकों को जेल से मुक्त किया। वह दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मतलब जो डेट डिसाइड थी उस दिन से पहले ही ये अपने पास में क्रांतिकारियों ने आंदोलन कर दिए, क्रांति छेड़ दी। तो कुछ रीजन ये भी था कि अपने 1857 क्रांति थी वो दबा दी गई थी भाई, क्योंकि एक साथ हर जगह स्टार्ट नहीं हो पाई थी। 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा किया गया। वह बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का बादशाह व विद्रोही नेता घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त मुगल बादशाह यही थे जिसको उन्होंने मना किया था। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि आप तो लाल किला ही खाली कर दो भाई, आप अंतिम शासक होने वाले हो, यह भी कहा था। तो 4 जून 1857 को झांसी में गंगाधर राव की विधवा रानी रानी लक्ष्मीबाई, जो अपने यहाँ की सबसे बड़ी क्रांतिकारी हुई है, सम्मान करते हैं हम आज भी उनका। उनकी याद में बहुत गीत लिखे गए हैं भाई, बहुत मूवीज बनी है रानी लक्ष्मीबाई, उनके नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। 17 जून 1857 को अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए यह वीरांगना वीरगति को प्राप्त हुई। इनकी कहानी हर भारतीय को पढ़नी चाहिए भाई। लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इन्होंने देश के लिए जितना कुछ किया है भाई, उनकी अगर गाथाएं जितनी सुनी जाए, कितनी गाई जाए, उतनी ही कम लगती हैं भाई। बहुत बहुत वीर हुआ करते थे ये लोग। ह्यूरोज ने रानी की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में वह एकमात्र महिला थी जो महिला मर्द थी, तथा लक्ष्मीबाई को महल परी कहा गया। महल परी यानी महलों की परी कहा गया भाई लक्ष्मीबाई को।
लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था, याद रखिएगा भाई, इनके बचपन का नाम मनु था। अब 1857 की क्रांति को संक्षेप में अगर थोड़ा लिखा जाए तो देखो आपके पास एक सामने बॉक्स बना हुआ है जिसमें केंद्र लिखे हुए हैं, जैसे दिल्ली। दिल्ली अपने पास विद्रोही जो थे बहादुर शाह व बख्तियार थे, दिन था 11 से 12 मई को, और उसको कुचलने वाले यानी उसका क्रांति का दमन करने वाले अधिकारी थे निकलसन व हडसन। कानपुर दूसरा केंद्र बताया गया, जिसके विद्रोही थे नाना साहब व तात्या टोपे। 5 जून को यहाँ क्रांति स्टार्ट हुई, जिसको कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी थे कॉलिन, कैंपवेल व डेबलोक। फिर तीसरा लखनऊ है, जिसमें बेगम हजरत महल है, 4 जून कॉलिन व कैंपवेल द्वारा। फिर झांसी है, रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, 4 जून को यहाँ हुई, ह्यूरेज नाम से अंग्रेज अधिकारी थे वहाँ पर। फिर इलाहाबाद और फिर बरेली, लियाकत अली और खान बहादुर खान है, वहाँ 6 जून और जून में ही हुई है, दोनों सेम मान लीजिए, डेट दी नहीं गई इसकी। कर्नल लील व विंसेंट एयर व कैंपबेल इसके अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इसको कुचलने में मदद की थी। तो ये पूरी क्रांति जो है मैंने संक्षेप में डाली है। इसको कुचलने वाले अधिकारी कौन से डेट थे, कौन विद्रोही थे, कहाँ कहाँ इनके केंद्र थे, याद कर लीजिएगा भाई। 1857 की क्रांति के लिए कुछ विचारकों के विचार है, जिसमें कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम आई.आर. रीस द्वारा कहा गया। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर द्वारा कहा गया। राष्ट्रीय विप्लव डॉक्टर ताराचंद द्वारा इसको नाम दिया गया भाई, ठीक है, 3 नाम दिए। कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय विप्लव। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम अशोक मेहता ने इसको बोला है। तथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्टर एस एन सेन के अनुसार यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता की भावना लोगों में नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी भाई। राष्ट्र के लिए या भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए नहीं था, वो अपने क्षेत्रीय विशेष के लिए, जैसे लोगों को धार्मिक भावना थी, उनको आहत पहुंची थी, इसलिए क्रांति हुई थी। कुछ राज्यों को हड़प लिया गया था, तो राजा नाराज थे, इसलिए उनको अपना राज्य वापस चाहिए था। यानी इंडिया को मुक्त कराना उन लोगों का उद्देश्य नहीं था कि भारत को आजाद किया जाए, नहीं, अपने स्टेट, अपनी जगह, अपने पर होने वाले अत्याचारों से मुक्त करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए उसने ऐसा कहा, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अंग्रेजों के अनुसार यह पहला ऐसा मौका था जब भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से नहीं लड़ा सकते थे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर लड़े थे भाई, और यह कथन एचिसन का है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिए गए नारे। कुछ तो हमें याद है, कुछ आप सुन लीजिए और उनको याद कर लीजिए। जैसे वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, जिन्होंने आनंद मठ लिखी है। जनगण मन अधिनायक जय है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। करो या मरो, महात्मा गांधी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। जय हिंद और दिल्ली चलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रीयता एक धर्म है, अरविंद घोष ने दिया। दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर की सेवा है, स्वामी विवेकानंद ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, रामप्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया है। तो ये अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, जहां अपने 1857 की क्रांति के बारे में, अंग्रेजों और नवाबों के बीच होने वाले यानी बंगाल के नवाब के बीच होने वाले युद्धों के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध एंड बक्सर का युद्ध, इसके बारे में अपने जानकारी ली है।